नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेवा। काफ़ी समय से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं। तो वैसे तो टॉपिक्स काफ़ी हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा सीआरपीसी की धारा 41A के बारे में। इसका पालन हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर पुलिस इसका पालन करने में कोऑपरेट नहीं करती तो उसका क्या इलाज है। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये सीआरपीसी की धारा 41A है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है। पहले क्या होता था, कोई भी मुकदमा दायर हुआ, एफआईआर दर्ज हुई किसी भी सेक्शन में, तो पुलिस एक्यूज को पकड़ लेती थी, अरेस्ट कर लेती थी, फिर वो बेल लगाता था रेगुलर, ये सब तब चाहे वो किसी भी सेक्शन में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है और सीआरपीसी के अंदर भी लिखा हुआ है कि 7 साल से कम की सज़ा वाले जो ऑफेंस हैं, सेक्शंस हैं, उसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर काम करेगा सीआरपीसी 41A। तो अरनेश कुमार की एक जजमेंट है, जो भी लॉ पढ़े हुए हैं या लॉ कर रहे हैं, उन्होंने अरनेश कुमार की जजमेंट नहीं पढ़ी तो इसका मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी गाइडलाइन इशू कर रखी है, 2014 में ये की थी। उससे पहले क्या होता था, पुलिस अरेस्ट कर लाती थी चाहे कोई भी सेक्शन। तो अरनेश कुमार के खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ था 498/406 में। तो उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ से उसकी रिजेक्ट होती है, फिर वो हाई कोर्ट जाता है, वहाँ से भी रिजेक्ट होती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट उससे पूछती है कि भैया आपको बेल चाहिए क्यों, जब 41A के अंदर ऑलरेडी प्रोविज़न है कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, आप उसका पालन करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इतनी सारी बेल एप्लीकेशंस आती हैं तो वर्कलोड भी बढ़ता है, इस चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने एक अरनेश कुमार की जजमेंट के साथ गाइडलाइन इशू कर दी। उसके अंदर क्या है कि कोई भी 7 साल से कम के जो ऑफेंस हैं उसके अंदर पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी डायरेक्टली। पुलिस पहले 41A का नोटिस सर्व करेगी और उसकी गाइडलाइन का अगर एक्यूज पालन करता है तो उसका अरेस्ट नहीं करेगी। अब उसका पालन कैसे करना है, उसमें गाइडलाइन में क्या क्या है, वो ये है कि एक तो आप देश छोड़ के नहीं जाएंगे, 7-8 चीज़ें हैं। देश छोड़ के नहीं जाएंगे, जो प्रोसिक्यूशन उसको डराएंगे धमकाएंगे नहीं, किसी भी एविडेंस से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। जब भी पुलिस को आपकी ज़रूरत होगी आप उपस्थित हो जाएंगे। अब मेन पॉइंट इसके अंदर क्या है कि पुलिस कहती है कि इसने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करी, इसलिए हमें इसका अरेस्ट करने के लिए परमिशन दी जाए। 41B के अंदर ये है कि पुलिस आपको अरेस्ट करने से पहले जो इलाका मजिस्ट्रेट है उससे परमिशन लेगी या हायर ऑफिशियल्स से परमिशन लेगी, जैसे डीसीपी से, उसके बाद ही अरेस्ट डलेगी। तो पुलिस क्या करती है, ये दिखाती है कि इसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करी इस एक्यूज ने। तो अब यहाँ से शुरू होता है भ्रष्टाचार। पुलिस कहती है भाई थोड़ा बहुत कुछ खर्चा पानी करो तो आपकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर दिखा देते हैं, और नहीं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं हुई है। तो अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोऑपरेट कर नहीं रही, आप उससे लड़ोगे तो हो नहीं। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब भी आपको बुलाया जाए आप वहाँ जाएं थाने में, और जो विजिटर रजिस्टर होता है आप वहाँ पर एंट्री करके जाएँ कि भाई मैं आज आया हूँ, वो आपका एविडेंस बन जाएगा। लेकिन पुलिस तो फिर पुलिस है, बदतमीज होती ही है। अपने देश की इंडियन पुलिस तो सब लोग जानते ही हैं, वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे। सिंपली आप उसके बाद एक एप्लीकेशन लिख के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद पहले तो आप आईओ से मांगे कि मैं आया हूँ, मुझे रिसीविंग दे दो कि मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है। नहीं देता, सिंपल एक एप्लीकेशन लिखे, उसके अंदर जो एलिगेशंस लगे हैं उसको डिनाई करें और ये लिखे कि आज इस केस की इस एफआईआर नंबर के संबंध में मुझे बुलाया गया था और मैंने
फला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है और आगे भी मुझे कभी भी नोटिस देके बुलाया जाएगा तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ये आप ड्यूटी ऑफिसर होता है हर पुलिस स्टेशन में, आप वहाँ पे रिसीविंग करा सकते हो। अगर वो रिसीविंग देने से वहाँ पर भी मना करे तो फिर आप डीसीपी ऑफिस जा सकते हो। डीसीपी ऑफिस भी अगर आपको रिसीविंग देने से मना करे, आप अगर राज्य में रहते हैं तो राज्य सरकार में सीएम विंडो होती है, सीएम विंडो के पास वहाँ रिसीविंग करा सकते हो। अगर आप किसी यूटी में रहते हैं तो वहाँ पर एलजी होता है, एलजी के पास जाके रिसीविंग करा सकते हो। अगर वहाँ भी आपकी बात नहीं बनती, वो भी रिसीविंग देने से मना कर देते हैं, तो आप बाय पोस्ट भेज सकते हो। और एक बड़ी अच्छी एक जजमेंट और आई है, ऑर्डर आया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। उसके अंदर क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करवाता तो आप इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाके एप्लीकेशन मूव कर सकते हो उसके खिलाफ कि भाई मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कराई जा रही। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अरनेश कुमार की जजमेंट के अंदर गाइडलाइन के साथ ये भी साथ में लिखा है कि अगर कोई इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करता और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करवाता तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का भागी हो, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। वो कहाँ चलाई जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो सुप्रीम कोर्ट में ही चलाई जाएगी, कंटेम्प्ट का सीधा सीधा रूल है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है कि आप किसी चक्कर में ना पड़ें। अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है जिसके अंदर 7 साल से कम की सज़ा है, ज़्यादातर मोस्टली 498, 406, 34, 323 यही सब सेक्शंस होते हैं मेनली जो एफआईआर में होते हैं। अगर उसमें 7 साल से कम की सज़ा है तो आप एंटिसिपेटरी के लिए ना जाएं, कोर्ट्स का वर्कलोड ना बढ़ाएं और अपने भी पैसे की बचत करें और कोर्ट के समय की बचत करें और इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से ज्वाइन करें। अगर आप 4 बार भी जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हो तो 5वीं बार आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद ही नहीं बुलाएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसी जानकारी आपके लिए लाता रहूं, वीडियो बनाता रहूं। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वैसे तो टॉपिक काफ़ी हैं, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आप इस टॉपिक के ऊपर और बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी क्लियर कर सकते हो। तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।